अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान का एक शॉपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्रैश हुआ है और इस क्रैश को लेकर हम इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी जानेंगे कि इस ड्रोन की हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान के मामले में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि रिसेंटली जापान ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया चाइना के एक रिकॉनिसेंस या जासूसी करने वाले एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए, और ये चाइना की तरफ से एक पहली ब्रीच है जहां चाइना ने अपने रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट को जापान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल कर दिया और ये बहुत बड़ा वाकया है। इसके पस मंजर में भी बात करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो पाकिस्तान का एक शॉपर 1 अनमैन्ड एरियल सिस्टम क्रैश हुआ है भक्कर के एरिया में। बकर के एरिया में एक गांव में ये क्रैश हुआ है जहां आप इसको देख सकते हैं कि खेतों में इसका पर मिला है। और इसको अगर देखा जाए तो शॉपर 1 ड्रोन है ये, और अगर इसे एनालाइज किया जाए तो इसके विंग्स का ये पर्टिकुलर एरिया है जिसको यहाँ तस्वीर में देखा जा सकता है और इससे ये कंफर्मेशन की जा सकती है कि ये शॉपर 1 ड्रोन है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का, जो कि बकर के एरिया में क्रैश हुआ है। बकर के एरिया को अगर आप मैप पर देखें तो ये डेरा इस्माइल खान से ईस्टर्न साइड पर मौजूद है। अगर हम शॉपर 1 की स्पेसिफिकेशन पर या इसकी हिस्ट्री पर सबसे पहले बात करें तो 2012 में शॉपर 1 को पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में इंडक्ट किया गया था और अभी तक 50 के करीब ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी ऑपरेट करती है और ये अभी तक का शॉपर ड्रोन का पहला क्रैश है। और इसके साथ साथ शॉपर 2 भी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं और शॉपर 2 का ब्लॉक 2 भी, जो कि वेपन्स कैरी करने के भी काबिल हैं, जबकि जो शॉपर 1 है ये सिर्फ जासूसी, इंटेलिजेंस एंड रिकॉनिसेंस वगैरह के मिशन सरंजाम दे सकता है। शॉपर 1 का जो ग्रोस वेट है यानी कि इसका ISR पेलोड वगैरह के साथ इसका जो टोटल वेट है वो 480 किलोग्राम के आसपास है। 50 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी के साथ ये आता है और जूमर 1 मल्टी सेंसर टर्रेट को ये यूज करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो अहम चीज़ है कि इसको लेकर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दोस्तों कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट है इसका क्रैश हो जाना ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर ऐसे मामला हद से ज़्यादा हों फिर वो कंसर्न वाली बात होती है। अगर हम शॉपर 1 के केस को देखें तो ये 2012 से पाकिस्तान मिलिट्री की सर्विस में है और ये इसका पहला क्रैश है, इससे पहले इसका कभी कोई क्रैश नहीं हुआ। तो इस चीज़ को ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 12 से 13 साल हो चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप इंडियन ड्रोन सिस्टम्स को देखें तो सिर्फ 2024 में ही 5 से 6 या इससे भी ज़्यादा आई थिंक क्रैशेस हो चुकी हैं। उस पर हमने डिटेल वीडियोज़ भी बनाई हुई है, लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर 2023 को देखा जाए और इवन ये 2024 भी आधा गुजर चुका है, इन 1.5 सालों में ये पहला पाकिस्तान का अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जो क्रैश हुआ है। तो इससे आपको क्रैश रेशो में वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में क्रैश रेशो कितना ज़्यादा कम है और इंडियन मिलिट्री में क्रैश रेशो की क्या हालत है। इसके साथ साथ रिसेंटली पाकिस्तान ने शॉपर 2 इसका जो आर्म्ड वर्जन है जो वेपन्स वगैरह कैरी करने के काबिल है उसे रिसेंटली अफ्रीका में होने वाले मिलिट्री समिट में भी पिच किया था जहाँ बहुत सी कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड थी। लेकिन यहाँ इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि इसमें जो टेक्निकल फेलियर आया है या टेक्निकल ग्लिच आया है वो किस वजह से आया है और उसकी क्या नौइयत थी, इसके लिए बाकायदा अब इन्वेस्टिगेशन होगी। सो हमें उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, लेकिन दूसरे टॉपिक की तरफ आने से पहले हम एक डिटेल्ड वीडियो बलोचिस्तान में होने वाले रिसेंट BLA के अटैक्स पर बना रहे हैं, जिसमें हम बलोचिस्तान की इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ जो BLA के क्लेम्स हैं और पाकिस्तान मिलिट्री के इस चीज़ को लेकर क्लेम्स हैं हम उनको भी एनालाइज करेंगे। तो आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और मैं रिप्लाइज में भी पिन कर दूंगा। दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो जापान ने रिसेंटली ये क्लेम किया है कि उन्होंने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया ताकि चाइना के एक Y9 रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया जा सके। और ये जो चाइना का Y9 रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट है ये बुनियादी तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के साथ साथ जासूसी भी कर सकता है और कई 100 किलोमीटर दूर तक ये इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है। इसके पास इस तरह के सेंसर्स हैं। इसको डेंजो आइलैंड पर डिटेक्ट किया गया जो कि जापान की टेरिटरी में आता है और जब ये चाइनीज़ एयरक्राफ्ट जापान की एयर स्पेस के अंदर जाता है तो जापान अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को मोस्ट प्रोबेबली अपने F-15 एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करता है ताकि इस चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया जाए। जापानीज़ वाइस फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर ओकानो वो ये क्लेम करते हैं कि ये तारीख में पहली दफ़ा है जब चाइना ने डिस्प्यूटेड रीजन के अलावा जो प्योर जापान की टेरिटरी है, जापान की प्योर जो एयर स्पेस है उसकी वॉयलेशन की है। यहाँ दोस्तों इससे पहले ये समझने की बात है कि कुछ हफ्ता पहले ही अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि वो जापान में जो उनकी मिलिट्री कमांड्स हैं और उसके साथ साथ जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है जापान में अमेरिका की उसको रिवैम्प करेंगे या अपग्रेड करेंगे। इस अपग्रेडेशन में आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका के जो फाइटर एयरक्राफ्ट जापान में मौजूद होते हैं उनकी अपग्रेडेशन की जाएगी, या तो उनकी तादाद ज़्यादा की जाएगी या ज़्यादा खतरनाक किस्म के एयरक्राफ्ट या ज़्यादा लीथल फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका डिप्लॉय करेगा जापान में, क्योंकि जापान का एरिया पैसिफिक के रीजन में मौजूद है और यहाँ अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ चाइना को कंटेन करने की कोशिश करता है मिलिट्री पावर के थ्रू। अमेरिका के 54,000 मिलिट्री पर्सनल जापान में मौजूद है
और यहाँ अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट करियर्स को, अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करता है और इनको हर लिहाज से मुकाबले के लिए तैयार रखा जाता है चाइना के खिलाफ। और चाइना भी अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड को हमेशा से ताकतवर बनाने में लगा रहता है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ J-20 एयरक्राफ्ट, उसके साथ साथ बहुत से दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट जो कि चाइना का मेन हथियार रहते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत से ऐसे आइलैंड जिन पर चाइना ये क्लेम करता है कि वो हमारे हैं। माजी में जो पुरानी डायनेस्टीज थी चाइना की, चाइना यही क्लेम करता है कि वो तब से चूंकि आइलैंड हमारी उन पुरानी सल्तनतों का हिस्सा थे, तो आज भी हम ही उन्हें क्लेम करते हैं। लेकिन जब से जंग-ए-अज़ीम 2 के बाद यहाँ मुख्तलिफ नए कंट्रीज इमर्ज हुए, तो वो आइलैंड उनका हिस्सा बन गए। तब से लेकर आज तक ये पूरे के पूरे इशूज़ चल रहे हैं और अमेरिका उन तमाम नई नेशंस का सपोर्टर बनता है और उनके साथ खड़ा होता है चाइना के खिलाफ। तो ये बेसिकली दो बड़ी कुव्वतों के दरमियान ताकत है। और इसमें एक बड़ा टर्न ये आया है कि चाइना ने पहली दफ़ा बाकायदा जापान की एयर स्पेस को ब्रीच किया है और आने वाले वक्त में इस पर क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, हम आपको इसके बारे में आगाह रखेंगे। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।